बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी 1908 एक बड़ा ही टेक्निकल फैक्टर है जिससे सिविल प्रैक्टिस करने वाले और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करने वाले वकाला को आए रोज सामना करना पड़ता है। उसमें यह है, सिविल कोर्ट हैज jurisdiction to try all the civil suits unless its jurisdiction is barred. सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अल्टीमेट है, कानून कहते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि इस तरह के सूट्स नहीं सुने जाएंगे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मैटर है, मालियाती जुरिस्डिक्शन का फैक्टर है, सेक्शन 10 में रेस सब जुडाइस आ जाता है और सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा आ जाता है। रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते अमूर है। अभी हम डिस्कस करते हैं, गपशप लगा लेते हैं रेस जुडिकाटा पे। रेस के मतलब है एक्शन ऑफ ऑल काइंड। जुडिकाटा का मतलब है थिंग्स एडजुडिकेट, यानी रेस जुडिकाटा का मतलब है एक्शन ऑफ ऑल काइंड्स एडजुडिकेटेड, यानी मुख्तलिफ जो मामलात हैं, मुख्तलिफ जो एक्शंस हैं, उनके ऊपर फैसला किया जा चुका है। ये इसके लफ्ज़ी मानी है। बुनियादी तौर पे जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो प्रोहिबिट करता है टू फाइल ए सूट इन विच द मैटर इन इशू in some of former suit has already been decided. Already एक cause of action, सेम पार्टीज हैं, सेम मामला है, पहले केस दायर किया गया, उसमें ये मामला तह पा चुका है, फैसला किया जा चुका है। कानून सेक्शन 11 के तहत इस पे बार लगाता है कि अब दोबारा आप उसी मसले को दोबारा रेज ना करें। कंडीशंस कौन कौन सी हैं रेस जुडिकाटा की? स्टैचू कहता है नंबर 1 पे मैटर इन इशू इज सेम। जो पहले सूट फाइल किया गया था और जो अब सूट फाइल किया जा रहा है या किया गया है, उसमें सब्जेक्ट मैटर जो है, मैटर इन इशू जो है, वो सेम है और सेम पार्टीज के दरमियान पहले वाला जो डिसाइड किया गया है सूट और ये जो अब दायर किया गया है, ये दोनों जो सूट्स हैं ये बिटवीन द सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है और प्रीवियस सूट मस्ट बी डिसाइडेड। जो पहले दावा दायर किया गया था वो डिसाइड किया जा चुका है। अब आप नया दावा लेके आ गए हैं, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। लेकिन एक शर्त यह है, प्रीवियस सूट जो है मस्ट हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी जिस कोर्ट की लॉफुल जुरिस्डिक्शन थी, कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, इख्तियार समात रखती थी, वो पहले वाला सूट उसी कोर्ट ने डिसाइड किया हो। रेस जुडिकाटा जो है बुनियादी तौर पे 2 किस्मों का होता है। एक्चुअल रेस जुडिकाटा ये है, स्टैचू कहता है कि इफ ए मैटर इज रेज्ड बाय द पार्टी एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट,
it cannot be raised in the new suit. एक मामला पार्टी ने उठाया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, नई दावे में अब ये दोबारा नहीं आएगा, इसको एक्चुअल रेस जुडिकाटा कहा जाता है। दूसरी किस्म जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव होता है टका छुपा सा, जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं ना कि फलां के पास एक्चुअल पोजेशन तो नहीं है प्रॉपर्टी का, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन रखता है वो, यानी डक्के छुपे अल्फाज में, कागजों में। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा स्टैच्यू कहता है कि इफ ए पार्टी हैज राइट टू रेज एन इशू बट नॉट रेज्ड बाय द पार्टी के पास राइट तो था कि वो इशू को उठाती उस सूट में, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। डीम टू हैव बीन रेज्ड, ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो उस वक्त राइट रखती थी इस इशू को उठाने का, तसव्वुर किया जाएगा कि उस पार्टी ने उस पॉइंट को रेज किया, एंड कैन नॉट बी रेज्ड इन द न्यू सूट। अब उस वक्त उसके पास राइट था और उसने रेज नहीं किया, और ये तसव्वुर कर लिया गया कि जैसे उसने तसव्वुर कर सकता था लेकिन किया नहीं है, तो रेस जुडिकाटा इस पे अप्लाई होगा कि अब ये दोबारा इस इशू को नहीं उठाया जाएगा। ये जो किस्म है रेस जुडिकाटा की, इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है। ये बात याद रखने के काबिल है कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी जो है एप्लीकेबल है ओनली ऑन द प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, कार्रवाइयों के ऊपर है। यानी एक पहले सूट डिसाइड करवा लिया, फिर नई प्रोसीडिंग, नया सूट लेके नई प्रोसीडिंग में आ गए हैं। बुनियादी तौर पे ये डॉक्ट्राइन क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि मुश्किलात से बचा जा सके, अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होने से जो है बचा जा सके। ये मुख्तलिफ बातें जो है ना जी ये वाज़ेह करती हैं कि अदालत का टाइम बड़ा कीमती है और पार्टीज़ को खामखा एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। जब एक चीज़ एक दफ़ा डिसाइड हो गई है देन उसी के ऊपर इत्तफाक करना चाहिए, वो एक्चुअल रेस जुडिकाटा के तहत है या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, वो उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, और नया सूट जो है वो बार होना चाहिए, रोकना चाहिए उसको। अब जो सेक्शन 11 है ऑफ सीपीसी 1908, उसके हवाले से चंद एक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोसीडिंग है उसके अंदर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। यानी एक मामले का सालसी ने पहले फैसला कर दिया है, पर या पंचायत बैठ गई और फैसला हो चुका है, अब दोबारा सेम पार्टीज, सेम इशू और सेम सब्जेक्ट मैटर, सारा कुछ सेम और वही पंचायत दोबारा फिर आ गए हैं, तो कानून कहता है कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। एक दफ़ा डिसाइड हो गया, अब दोबारा नहीं इसको दायर किया जाएगा, नहीं फैसला किया जाएगा, एक फैसले के ऊपर दूसरा फैसला ना थोपा जाए। ये बात डिस्कस की गई 2017 CLC पेज है 466। उसके बाद बात टेक्निकल है थोड़ी सी कि 711 जो है अखराज दावा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। 711 पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। ये बात डिस्कस की गई 2017 SCMR 172 में। 2016 है PLJ पेज है 19 और 2010 CLC पेज है 830। उसके अलावा अगर अदम अदायगी कोर्ट फीस एक दावा खारिज हो गया है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, दोबारा दायरी की जा सकेगी। ये बात डिस्कस की गई 2016 CLC पेज है 28 और नोट 20 है।
और एक और बड़ा टेक्निकल सी बात है कि जो पहले सूट दायर किया गया था उसमें मदई का क्लेम मुख्तलिफ था। अगर वो क्लेम मुख्तलिफ है, काज ऑफ एक्शन और स्वा सेम है लेकिन क्लेम डिफरेंट था, जो वो इस्तदा कर रहा था वो मुख्तलिफ थी, तो ऐसी सूरत में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मदई का क्लेम पहले में और था, अब नया जो दावा लेके आ गया उसमें मदई का क्लेम और है। ये बात डिस्कस की गई 2015 CLC पेज है 1127 में। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से है कि हसूल वरासत के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। ये बात डिस्कस की गई 2014 YLR पेज है 1193 में। और सिविल कोर्ट के अंदर किसी जायदाद के हवाले से अपने राइट के लिए किया गया जो दावा है उसके ऊपर रेवेन्यू कोर्ट का किया गया को जो फैसला है उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, कोई बार नहीं है उसके ऊपर। आप अपने राइट के लिए सिविल कोर्ट में आ गए हैं, रेवेन्यू कोर्ट का जो पहले किया गया कोई फैसला है वो उसको बार नहीं करेगा। जो अथॉरिटी इस चीज़ को इस्टेब्लिश करती है और इसको सपोर्ट करती है वो है 2013 PLJ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और पेश है 55। और दावा अदम पैरवी खारिज होने के बाद अगर दरखास्त बरामदगी दावा ना गुजारी जाए तो उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 2013 YLR में, पेज है 2000। बुनियादी तौर पे पर्पस क्या है रेस जुडिकाटा का, ये बात डिस्कस की गई 2013 CLC सुप्रीम कोर्ट है, पेज है 1236। Second suit would not lie on the same issue or cause after finally decided by the competent court। जब competent court ने एक दफ़ा फैसला कर दिया है एक ख़ास मैटर के ऊपर तो दोबारा इसी मैटर के ऊपर नया सूट फाइल ना किया जाए। उसमें यह है कि अगर दावा जदीद दावे की इजाज़त के बगैर वापस ले लिया गया, विड्रॉ किया गया लेकिन इजाज़त नहीं ली गई अदालत से, तो दोबारा इसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। विड्रॉ करते वक्त इजाज़त लेना लाजम है। 2013 CLC पेज है 1417 इसको डिस्कस कर रहा है। उसमें 2013 CLC 523 एक अथॉरिटी है वो डिस्कस करती है कि ऑर्डर्स पास्ड अंडर द सक्सेशन एक्ट 1925 did not operate as res judicata with regard to question of title। सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जो ऑर्डर पास किया गया है और वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल के मुतल्लिक़ था तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो सिविल कोर्ट के अंदर रेस जुडिकाटा के तौर पर अप्लाई नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 2013 CLC है, पेज है 632 और 1995 SD जर्नल है वो पेज है 100। और उसमें यह है दौरान ट्रायल इंटरम एप्लीकेशंस के ऊपर भी रेस जुडिकाटा का अतलाक होता है। ये बात डिस्कस की गई 2011 CLC पेज है 1573। और एक बड़ी अहम सी बात है कि दावा हुक्म इम्तनाई जो है उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए।
ये बात डिस्कस की गई 2011 CLC, पेज है 520। और अब है मामला रेस जुडिकाटा जो है वो इशू फ्रेम किए बगैर रेस जुडिकाटा के मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाज़ेह नहीं होता। ये बात डिस्कस की गई 2011 CLC, पेज है 208। उसके बाद फैमिली में खर्चा नानो नफ़का जो है वो बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए दोबारा दावा किया जा सकता है, और नानो नफ़का बढ़ाने के लिए दोबारा दावा दायर करना जो है इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 2010 CLC 1411 में। असल में बात ये है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है उस पे कानून शहादत और CPC अप्लाई नहीं होता, मां सवाए सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ CPC। रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइस वाला जो डॉक्ट्राइन है वो अप्लाई होगा। इस वजह से ये सारे प्रिंसिपल इस अथॉरिटी में डिस्कस किए गए। दूसरी बात यह है कि जो पहला दावा दायर किया गया उसमें फ्री कैन का रजामंदी के साथ वापस लेने की जो एप्लीकेशन थी उसमें अंडरटेकिंग दे दी गई कि हमारे आपस में ये इशू रिजॉल्व हो गया है, हमारा कोई जो है पीछे कोई राइट बाकी नहीं रहा है और कोई मामला बाकी नहीं रहा। तो जब ये मैटर आ गया, रजामंदी हो गई, तो फिर दूसरी दफ़ा फिर दावा लेके आ जाए रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ये बात डिस्कस की गई 2008 MLD, पेज है 1259 C, पेज है। और अगर न्यू काज ऑफ एक्शन अराइज हो गई है किसी इशू के हवाले से तो फिर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस सेम अथॉरिटी में ये बात डिस्कस की गई। और रेस जुडिकाटा के लिए पार्टीज का भी सेम होना ज़रूरी है, मैटर का सेम होना ज़रूरी है। जो पहले डिसाइड किया गया फैसला है वो डिसाइड हो चुका हो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये ना हो कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी नहीं जिसने ये फैसला किया था। ये बात डिस्कस की गई 2006 MLD, पेज 1 में। और अगर दावा या अपील का कोई रिजेक्शन है वो प्रीमेच्योर है, दावा प्रीमेच्योर खारिज हो गया है, अपील प्रीमेच्योर खारिज हो गई है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, दोबारा दावा दायर किया जा सकेगा। ये बात डिस्कस की गई 2005 SCMR, पेज है 890 है। और अगर हम दावा विड्रॉ करते हैं, दावा वापस लेके इजाज़त ले लेते हैं कोर्ट से कि टेक्निकल ग्राउंड्स की बिना पर कुछ रह गया मामला, दोबारा दायर करेंगे, तो दोबारा दायरी के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। और इस हवाले से 1999 CLC है, पेज 1409 है, इस प्रिंसिपल को डिस्कस करती है। दूसरा यह है कि अगर दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, दोबारा दायरी की जा सकेगी। ये बात डिस्कस की गई 2002 SCMR, पेज 300 में। और पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो सूट है उसमें रेस जुडिकाटा जो है वो बार नहीं है। ये बात डिस्कस की गई है 1998 MLD, पेज है 894 में। और ये बात बड़ी टेक्निकल सी है कि रिट पिटीशंस जो हैं उसमें भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ये बात डिस्कस की गई 1998 PLD लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 1515 में। उसके बाद सूट फॉर पोजीशन अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो है
उस सूरत में रेस जुडिकाटा जो है वो बार नहीं करता। ये बात डिस्कस की गई 1998 PLG लाहौर और पेज है 484 में। और रेंट कंट्रोलर का जो फैसला है रिगार्डिंग टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट कोर्ट का जो फैसला है वो सिविल कोर्ट में टाइटल के हवाले से रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 1991 SCMR 1376 में। और मामला ये है कि जो पार्टीशन सूट्स हैं, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के सूट हैं, उसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो काज ऑफ एक्शन है वो कंटिन्यूस रहती है, चलती रहती है, और नई काज ऑफ एक्शन अराइज होती रहती है, क्योंकि दावत वो जो जायदाद है वो तकसीम तो की नहीं जा रही, और जो को शेयर है वो डिस्टर्ब तो डेली हो रहा है, और ये बिनाए दावा जो है वो तो मसलसल चल रही है, रवां है वो। ये बात डिस्कस की गई 1995 SCMR 284 में और 1987 CLJ पेज है 144 में। और एक और बात, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है ना, उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। कार्रवाई इजरा के अंदर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ये बात डिस्कस की गई 1994 MLD पेज है 1820 और 1992 CLC पेज है 1699 और 1990 CLC पेज है 1208। उसमें यह है, टाइटल से मुतल्लक जो रेवेन्यू कोर्ट का फैसला है वो सिविल कोर्ट पर एज ए रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट ने टाइटल जो है वो डिसाइड कर दिया है। तो अब ये मामला रेस जुडिकाटा में फाल करेगा। ये बात डिस्कस की गई PLD 1994 पेज 249 में। उसके बाद यह है कि अगर दावा हुक्म इम्तनाई दायर किया गया, फिर वापस ले लिया गया, और फिर एक और सेम पार्टी सेम इशू के ऊपर दावा तमील मुख्तस दायर कर दिया गया है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले हुक्म इम्तनाई का मैटर था, मामला और था, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ गए हैं, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ये बात 1991 SCMR पेज 177 और 1993 CLC पेज है 2448। एक और बड़ा टेक्निकल सा इशू है कि अगर दो केसों की इकट्ठी समात फैसला अलग-अलग हो, अगर एक फैसले के खिलाफ अपील ना की जाए तो उसे दूसरी अपील में बतौर रेस जुडिकाटा ही तस्वर किया जाएगा। ये बात डिस्कस की गई 1993 CLC पेज है 2476 में। और किसी एक मैटर के ऊपर अपील के अंदर किया गया फैसला जो है वो अंडर ट्रायल जो केसेस हैं उनके ऊपर रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई होगा। ये बात 1991 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 1109, इसमें डिस्कस किया गया है। और रेस जुडिकाटा जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट वाला जो मामला है, ये बात जहन में रखने वाली है कि ये ना हो कि बाद में पता चले कि जो पहला डिसीजन किया जा चुका है वो तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं थी, उसके पास दायरा इख्तियार समात ही नहीं था। तो ये चंद एक टेक्निकलिटीज थी जो सेक्शन 11 CPC 1908 हमें बता रहा है। तो आपका शुक्रिया मेरी बात सुनने का। अल्लाह हाफिज़।